एमएसएमई कहाँ है अभी? कि अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो जी। बिजनेस वर्ल्ड इस समय दोनों चीजें देख रहा है, एकदम कहते हैं ना हॉट एंड कोल्ड। जी। डोमेस्टिक मार्केट्स टॉप ऑफ द लाइन, देयर वाज नेवर अ बेटर टाइम। जीएसटी 2.0 के बाद या लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस के रिफॉर्म्स किए, इन सब से ओवरऑल डोमेस्टिक मार्केट्स में बहुत बड़ा बूम आया। हम लोग क्या डेली स्ट्रगल से एमएसएमई बाहर है आज की तारीख में? कुछ सेक्टर्स में अभी भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की चैलेंज है, बट बाय एंड लार्ज एक रिलीफ मिला। ऐसा क्या बजटरी गैप जो पिछले साल रह गया जिसको आप लोग वो लूप होल जिसको प्लग करवाना चाहते हैं इस बार, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके? देखिए, बजट से तो हर बार उम्मीद रहेगी। एक ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि बजट ने बहुत सारी एलोकेशंस जो अभी बंद की हुई है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की एक टेक्नोलॉजी स्कीम CLCSS स्कीम, जो कि बड़ी अद्भुत स्कीम थी, जिसमें 15% सब्सिडी मिलती थी फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। अब वो पिछले 5 वर्षों से बंद है, तो हम चाहेंगे कि उसको रिवाइव किया जाए। नमस्कार, डायलॉगस में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले एमएसएमई सेक्टर को न सिर्फ समझा बल्कि उसे दिशा देने का काम किया। आप कहेंगे कि आज बातचीत उनसे करेंगे तो काहे पे करेंगे? आज बात करेंगे क्योंकि अब से कुछ ही दिन बाद, 2-4 दिनों बाद बजट आने वाला है और इस देश में जब एमएसएमई पर बात होती है तो हर बार निगाह रहती है कि बजट में एमएसएमई के लिए क्या होगा। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ अगर एमएसएमई हो तो उस पर ध्यान देना वाजिब है, मुनासिब है। राजीव चावला उन नेताओं में से एक हैं इंडस्ट्री के, जिन्होंने छोटे और मंझोले उद्योगों उद्यमियों की आवाज़ को नीति, प्लेटफॉर्म और पहचान तीनों दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहां एमएसएमई को सिर्फ छोटा कारोबार कह के लोग आगे निकल जाते थे, वहां उन्होंने इसे रोजगार, इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस भारत की मजबूत नींव के रूप में स्थापित करने का विजन दिया। ऑफ कोर्स इनके साथ और भी इस ट्रेड के नेता रहे होंगे हैं। उनकी लीडरशिप में एमएसएमई सेक्टर ने नीतिगत संवाद कह लीजिए, कम्युनिकेशन कह लीजिए, डायलॉग कह लीजिए, संरचनात्मक सोच और दीर्घकालिक विकास की नई भाषा सीखी। आज का यही इंटरव्यू उसी सफ़र, उसी अनुभव और उनके नेतृत्व को समझने की खास कोशिश तो है, साथ ही साथ यह है इस बजट में एमएसएमई को क्या चाहिए। अभी जब निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई के नेताओं के साथ बातचीत की तो बातचीत का विषय क्या था, इनकी ज़रूरतें क्या है, इनका विजन क्या है, और अभी जब पूरी दुनिया से आप एक तरह से कहें बायलैटरल रिलेशंस बढ़ रहे हैं, मल्टीलैटरल रिलेशंस ट्रेड के उस थोड़ा सा दबाव में है, ऐसे में एमएसएमई के लिए क्या चैलेंजेस हैं और बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहिए, इन सब पे बात करेंगे। चावला साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। एमएसएमई का माहौल कैसा है? अभी पहले ये बताइएगा, एमएसएमई का माहौल कैसा है? बोझिल तो नहीं है? और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास फ़ोन आते रहते होंगे, मैं भी आजकल लोगों को फ़ोन करता हूँ, हमें भी बताते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास भी फ़ोन आते होंगे, उनके भी जो कंपनियों के लोग हैं, अफसरों के और कंपनियों के नुमाइंदे के भी। जी जी। एमएसएमई कहाँ है अभी? ओके, मैं अगर एक लाइन में बोलूं कि अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो जी। बिजनेस वर्ल्ड इस समय दोनों चीजें देख रहा है, एकदम कहते हैं ना हॉट एंड कोल्ड। जी। डोमेस्टिक मार्केट्स टॉप ऑफ द लाइन, देयर वाज नेवर अ बेटर टाइम। जीएसटी 2.0 के बाद या लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस के रिफॉर्म्स किए, इन सब से ओवरऑल डोमेस्टिक मार्केट्स में बहुत बड़ा बूम आया। आप ऑटो सेक्टर देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देखिए, सभी मार्केट्स में बहुत अच्छा उछाल आया। जो एक अनसर्टेनिटी बनी रही वो यूएस टैरिफ्स की घोषणाओं को लेकर बनी रही। हालांकि उसका बहुत मेजर इम्पैक्ट उन उद्योगों पर तो इमीडिएटली आया जो कि बहुत इजीली रिप्लेसेबल है, जैसे कि गारमेंट्स, फूड्स, फिशरी, कारपेट्स। ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर थोड़ा सा भी टैरिफ का चेंज यूएस के इंपोर्टर को दूसरे कंट्री में इमीडिएटली ले जा सकता है।
and they can start sourcing from anywhere. While auto components, engineering, automobile या अदर जो हाई एंड सेक्टर्स हैं उसमें इतनी जल्दी बदलाव नहीं आता है, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू डेवलप सोर्सेज ओवरनाइट. तो ओवरऑल डोमेस्टिक मार्केट्स ग्रेट. इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जो डाउन टर्न्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 6 महीने में, अब ये जुलाई से घोषणाएं स्टार्ट हुई थी टैरिफ की, लेकिन अगर जुलाई से दिसंबर तक का डेटा देखें तो बाय एंड लार्ज इंडिया हैज़ मेंटेन्ड इट्स एक्सपोर्ट्स. तो विच मीन्स के अभी वो मेजर इम्पैक्ट नहीं आया, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स एक वर्ग के लिए थर्ड क्वार्टर तक देखने को नहीं मिला. नहीं मिला. लेकिन वो चिंता का विषय तो है, चिंता का विषय है, और इसीलिए पॉलिसी मेकर्स से हमें कुछ उम्मीदें थी. गवर्नमेंट ने अभी एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, बहुत बड़ा मिशन 45,000 करोड़ का एक लॉन्च किया है, जिसमें कोलेटरल फ्री लोन्स दे रहे हैं एक्सपोर्टर्स को, इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहे हैं. सो आई होप उसकी वजह से कुछ हमारी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी. कुछ और तैयारियां हैं जो गवर्नमेंट ने की है. सो बाय एंड लार्ज आई थिंक के डोमेस्टिक मार्केट इज वेरी अपबीट, जिसको हम कहते हैं ना कि ऑप्टिमिज्म इंडेक्स, वो फेयरली हाई है. अब सवाल ये है कि एमएसएमई इसमें कहाँ है. एमएसएमई इसमें राइट सप्लाई चेन्स के हिसाब से जो ऑटोमोबाइल्स में है, जो इंजीनियरिंग में है, दे आर डूइंग राइट. उन्हें नए सपोर्ट सिस्टम्स चाहिए, बेटर लोन्स चाहिए, बेटर फंडिंग चाहिए, कोलेटरल फ्री फंडिंग चाहिए, उनको एनहांस करना है. तो उनके वही ट्रेडिशनल चैलेंजेस हैं. जब पहले उनका बिजनेस छोटा था तब उनको छोटे छोटे लोन्स की जरूरत थी. अब वो ग्रो कर रहे हैं तो अब उनको बड़े लोन्स की और बड़े सीसी लिमिट्स की बड़े रिक्वायरमेंट्स हैं. तो चैलेंजेस तो बाय एंड लार्ज सेम रहते हैं, लेकिन ओवरऑल एमएसएमई सेक्टर में भी काफ़ी ऑप्टिमिज्म है, both after GST reforms, after some incentives from the government, but with the US tariff uncertainties तो और अनसर्टेनिटी बिजनेस के लिए ना बहुत बड़ा एक चैलेंज होती है. आप इन्वेस्टमेंट करने से कतराने लगते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि आप नया प्रोजेक्ट लगाएं या ना लगाएं. अब जो सिर्फ यूएस बैंक 4 सवाल पूछने लग जाते हैं. दैट्स राइट. अब जो आप लेट अस से कोई ज़्यादा बिजनेस अगर यूएस के साथ है किसी का, अब आज वो डरता होगा नेक्स्ट प्रोजेक्ट और लगाने के लिए, तो वो अपना एक तरह से एक्सपेंशन एक्टिविटीज छोड़कर वो मार्केट डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान दे रहा होगा. तो कहीं उसकी ग्रोथ पे तो डेफिनेटली इम्पैक्ट आया ही होगा. जी, हम लोग ने वो एमएसएमई का ज़माना देखा है चावला साहब, जब एमएसएमई एक तरह से कहें सौतेला व्यवहार, छोटे स्टेटस, छोटा ट्रांजैक्शन, छोटा टर्नओवर, तो स्ट्रगल से निकल के देखिए पिछले 3 साल, आप कुछ भी कहें हम लोग, लेकिन जो आंकड़े में दिखता है वो आपको दिखेगा. पिछले 3 साल में एमएसएमई को इस देश में बड़ा स्टेटस मिला, अच्छे रिजल्ट्स हैं, ग्रोथ अच्छा है, तो उसका ऑब्वियसली उसका फ़ायदा एमएसएमई को मिल रहा है. स्ट्रगल से हम लोग क्या डेली स्ट्रगल से एमएसएमई बाहर है आज की तारीख में? देखिए, स्ट्रगल से तो कभी भी कोई बाहर नहीं है, स्ट्रगल से ही तो दुनिया चलती है. आप बिना पेडल के साइकिल नहीं चला सकते हैं, ऑटो मोड पे नहीं चलेगी. सो स्मॉल बिजनेस मीन्स कि अभी आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, लेकिन अब वो एफर्ट्स का डायरेक्शन क्या है? क्या वो रिजल्ट ओरिएंटेड एफर्ट्स हैं या ट्रेडिशनल एफर्ट्स हैं? जैसे मैं अपनी बात दोहरा ही रहा हूँ कि जैसे जीएसटी 2.0 के बाद बहुत सारा रैशनलाइजेशन किया गया. कुछ सेक्टर्स में अभी भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की चैलेंज है, बट बाय एंड लार्ज एक रिलीफ मिला और मार्केट्स ग्रो की, एक सिंप्लीफिकेशन की एक एक्सरसाइज हुई. वो कंप्लीट नहीं है, लेकिन एक स्टेप है. उसी तरह लेट अस से इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट 7 लाख से बढ़ा के 12 लाख कर दी गई. तो आज अगर 1 लाख रुपए की आमदनी एक बिजनेसमैन की है, सो नेचुरली उसको लिए भी रिलीफ है जो माइक्रो सेक्टर पे है. फिर कोलेटरल फ्री लोन्स के ऊपर ध्यान दिया गया. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जिसका इम्पैक्ट हर जगह पड़ा है, वो है जो इन्होंने एमएसएमई की डेफिनेशन 1 अप्रैल 25 से डबल कर दी. 50 करोड़ तक का बिजनेस जो स्मॉल माना जाता था वो 100 करोड़ है. 10 करोड़ का जो माइक्रो एंटरप्राइज बिजनेस था अब वो 10 करोड़ तक है. तो ये जो एनहांसमेंट्स हुई हैं, तो इसमें बहुत बड़ा चेंज आया है. आज 500 करोड़ तक के बिजनेस को मीडियम एंटरप्राइज कहने लगे हैं, 125 करोड़ की जिसमें निवेश हो. तो ये इस डेफिनेशन के बढ़ने से जाहिर है ज़्यादा लोगों के लिए वो दायरा बन गया. वो लोग जो पहले मीडियम थे अब स्मॉल हो गए, लेकिन इस स्मॉल की वजह से उनको बैंक से
प्रायोरिटी सेक्टर में लेंडिंग मिलनी स्टार्ट हो गई, उनकी डिलेड पेमेंट्स भी अब एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल में कवर होने लगी। तो एक डेफिनेशन चेंज से भी इम्पैक्ट बहुत बड़ा आया। सो आई हैव सीन कि पॉजिटिव स्टेप्स रहे हैं पिछले 3 साल में, बहुत सारी चीज़ें। अभी एक गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर स्पेशल स्कीम लॉन्च की। अब मेरे पास एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है कि उसके बेनिफिशियरी कितने हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने एक स्पेशल स्कीम बनाई लास्ट ईयर कि 100 करोड़ तक का लोन भी अब बिना कोलेटरल के मिल सकता है। जीएसटी रैशनलाइजेशन जी, और क्या कहेंगे, और कंप्लायंस सिंप्लीफिकेशन कह सकते हैं जी। इसका कितना बेनिफिट हुआ है एमएसएमई को? ओके, जीएसटी का बेनिफिट तो पूरे मार्केट में है, वो पूरा डेटा है, गवर्नमेंट की कलेक्शंस खुद ही बताती हैं। 22 सितंबर को इम्प्लीमेंट हुआ और उसके बाद से आप लगातार सेल्स देखिए कंज्यूमर्स वगैरह की, तो उसमें डेटा में इंक्रीज है, तो इसका बेनिफिट सभी को मिला ही है। तो जीएसटी रैशनलाइजेशन का इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव रहा है। अब सेकंड बात ये है कि कंप्लायंसेस तो लगातार गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे कई सालों से काम कर रही है। मजे की बात यह है कि अब राज्य सरकारें भी इस पे काम करने लगी हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे गलतियों को उन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, जिसमें कल तक गिरफ्तारी हो सकती थी, अब वो कम से कम नहीं होगी। फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड, पोर्टल बेस्ड लाने की एक कोशिश है, वक्त तो लगेगा। अच्छा, एक और चेंज हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अभी तक उनकी डेफिनेशन एमएसएमई की वो मैच नहीं करती थी गवर्नमेंट की एमएसएमई डेफिनेशन को। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में बड़ा टिपिकल था 40 लाख का कैपिटल एंड 4 करोड़ का टर्नओवर। अब उसे गवर्नमेंट ने एमएसएमई की डेफिनेशन से अलाइन कर दिया, तो यानी आज 100 करोड़ तक की कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी एक स्मॉल कंपनी में लिया जा रहा है, और जिसकी वजह से उसकी वहाँ भी कंप्लायंसेस कम हुई हैं। तो कंप्लायंसेस कम हुई हैं, आंसर इज यस। पूरी तरह कम हुई हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, और इसीलिए अभी और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और मुझसे अगर आप पूछें तो मैं ये कहूँगा कि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की फोकस्ड कैंपेन सिर्फ एमएसएमई सेक्टर के लिए हो, उसकी ज़रूरत है। कि एमएसएमई सेक्टर को क्या रिलीफ चाहिए, उन्हें क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में चाहिए कंप्लायंस में। अगर एक एक्सरसाइज उस पर फोकस्ड होकर हो जाए और ये रिफॉर्म्स कुछ हो जाए, तब आप देखिएगा और मजा, एक नेक्स्ट बिग लीप। बजट में क्या हो रहा है? आप लोग आपके नुमाइंदे मिले, मतलब ऐसा क्या बजटरी गैप जो पिछले साल रह गया, जिसको आप लोग, वो लूप होल जिसको प्लग करवाना चाहते हैं इस बार, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके? maybe tax relief, maybe something else. ओके, देखिए, बजट से तो हर बार उम्मीद रहेगी। एक ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि बजट ने बहुत सारी एलोकेशंस जो अभी बंद की हुई हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की एक टेक्नोलॉजी स्कीम CLCSS स्कीम, जो कि बड़ी अद्भुत स्कीम थी, जिसमें 15% सब्सिडी मिलती थी फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, अब वो पिछले 5 वर्षों से बंद है। तो हम चाहेंगे कि उसको रिवाइव किया जाए, और न्यू टेक्नोलॉजीज के लिए अगर एमएसएमईज जा रही हैं तो उनको कोई इंसेंटिव या सब्सिडी मिले। सेकेंडली, गवर्नमेंट का ही एक बड़ा अद्भुत प्रोग्राम हुआ करता था, जिसे गवर्नमेंट ने बनाया था आउटरीच प्रोग्राम। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको इनॉग्रेट किया था, लेकिन 2020 में ये प्रोग्राम बंद हो गया। इसमें इंक्रीमेंटल लोन्स पर 2% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिला करती थी, जो अभी नहीं है। तो यानी ग्रोथ के लिए अगर कोई लोन ले रहा है तो उस पर अभी इंसेंटिव नहीं है एज ऑन डेट। सो देयरफॉर अगर आप मुझसे कहें तो मैं बजट से ये 2 मेजर चीज़ें तो डायरेक्ट मॉनिटरी टर्म्स में चाहूँगा कि इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोग्राम फॉर ग्रोइंग एसएमईज, फॉर इंक्रीमेंटल लोन्स, और सेकेंडली जो टेक्नोलॉजी के लिए सब्सिडीज। अगर ये 2 चीज़ों पर ग्रांट्स, मतलब बजट मिल जाए मिनिस्ट्री को, तो डेफिनेटली एक बिग बूस्टर रहेगा। कंप्लायंसेस के लिए आई डोंट नो, बजट कैन ओनली बी एन इंडिकेटर फॉर द कंप्लायंस। कंप्लायंस तो गवर्नमेंट या उनकी मिनिस्ट्रीज ड्यूरिंग द ईयर करते हैं और नोटिफिकेशंस लाते हैं, लेकिन मुझे एक कॉल ज़रूर कहना है कि पॉलिसीज ग्रेट, इम्प्लीमेंटेशन लैक्स, और ये एक चैलेंज आता है। अगर कोलेटरल फ्री लोन्स, एक तरफ मैं तारीफ भी कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आज 10 करोड़ तक का लोन बिना कोलेटरल के मिल सकता है इस देश में, और 100 करोड़ की भी स्कीम है, लेकिन आप ग्रास रूट पे पूछिए
तो आज भी आपको हज़ारों एंटरप्रेन्योर्स मिल जाएंगे, वो कहेंगे ऐसा बैंकर्स इसको प्रमोट नहीं करते हैं। अरे लोन से क्योंकि ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां पूछना जरूरी है ये चावला साहब, क्रेडिट ऑफटेक कैसा है? लोन लोन मिल रहा है आसानी से? वॉल्यूम कैसा है? क्योंकि ना हमारा एक पैमाना है हम जर्नलिस्टों का कि देखते हैं किसी इंडस्ट्री में लोन कैसा जा रहा है तो फिर इसका मतलब ठीक चल रहा है, अगर लोन नहीं है, स्कूड है, तो इसका मतलब ठीक नहीं चल रहा होगा। ओके, मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग डेटा ज़रूर जी। दूंगा। वो ये है कि अभी तक भारत में एमएसएमई सेक्टर के पास 14 से 16% का ही क्रेडिट है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। सिर्फ 14 से 16%। जी। लेकिन पिछले 9 महीने का हम्म। अभी डेटा रिलीज हुआ, जो इंक्रीमेंटल लोन्स हैं उसमें एमएसएमई सेक्टर का शेयर 32.6% हो गया, तो विच इज ऑलमोस्ट डबल देयर प्रीवियस क्रेडिट। सो इट इज क्लियरली अ फैक्ट कि आज एमएसएमईज को पहले से ज्यादा लोन मिलने लगा है। अब आप ये कहेंगे कि क्या सबको मिल रहा है? ऑफ कोर्स आंसर इज नो। वैसे ही जैसे यूएस वीजा के लिए बहुत लोग अप्लाई करते हैं, कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता, ज्यादा को नहीं मिलता है। हाँ, तो मतलब माई पॉइंट वाज कि लोन सबको मिल रहा है नहीं, पहले से ज्यादा लोगों को मिल रहा है, यस, इनफैक्ट डबल। अभी 32.6% का हमारा इंक्रीमेंटल शेयर हो गया है। कोलेटरल फ्री लोन्स इंडिया में मिलते हैं, यस। आसानी से मिलते हैं, नो। सबको मिलते हैं, या इवन बैंकर्स लेवल पर इसकी अवेयरनेस क्या है? वेरी पुअर। तो अगर हम इन एग्जिस्टिंग चीजों को ही हम स्ट्रीमलाइन कर दें, एग्जीक्यूशन आसान कर दें ग्रास रूट पे, मुझे लगता नहीं कि किसी बहुत नई चीज की भी जरूरत पड़ेगी। बैंकर्स बोरोअर्स को हमेशा रिस्क समझते थे, एटीट्यूड चेंज हुआ है क्या? ऑन पेपर एमएसएमई इज स्टिल अ बोरोअर, in the mindset of a banker, always a risk. and और ये जो mindset का जो रिफ्लेक्शन है ना, ये दिखता है। यही वजह है कि आज कोलेटरल फ्री स्कीम्स होने के बावजूद बैंक्स कोलेटरल मांगते हैं, और सभी को मतलब इनफैक्ट डिले कर देंगे इनिशियली कि नहीं, पहले कोलेटरल की शायद कोई संभावना बन जाए। सो ऑटो मोड पे नहीं है, तो इसीलिए एग्जीक्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट कि अब मुझे लगता है कि इस देश में कुछ नॉर्म्स तो तय कर देने चाहिए। फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर इतने रुपए तक का लोन उसको कोलेटरल फ्री मैंडेटरी ही मिलेगा, और क्यों उसके पेरेंट्स को या उसकी बाकी फैमिली को रिस्क में डाला जाए? तो इंडिया वुड हैव टू टेक अप सम बेटर रिफॉर्म्स फॉर एग्जीक्यूशन। तो ये कर देंगे तो डेफिनेटली और इम्प्रूवमेंट आएगा, लेकिन ओवरऑल क्रेडिट फ्लो एमएसएमई के लिए बड़ा है। ये 45 दिन वाला जो पेमेंट रूल है, ये काम कर रहा है क्या? ये कैसे बेनिफिशियल साबित हुआ है? ओके, मेरे ख्याल से 2 साल पहले बजट में आया था ये जी 2023 के आसपास की बात ये है। नया कानून है, 2 साल पहले इसकी घोषणा हुई 43BH की, और इमीडिएटली बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। पहली बार इसको लोगों ने फेस किया लास्ट ईयर जब बजट। थोड़ा विस्तार से बताइएगा। जी ओके, देखिए घोषणा ये हुई कि 43BH में अगर आप पेमेंट करेंगे माइक्रो स्मॉल की, तभी आप उस एक्सपेंस को बुक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो घोषणा तो हो गई, सबकी बैलेंस शीट साल भर काम चल रहा है। ये तो लास्ट ईयर जब एकदम 31 मार्च 2025 आया, जब बैलेंस शीट्स बनने लगी, और बहुत लोगों की बैलेंस शीट तो 6 महीने बाद बनती है प्रैक्टिकली, तो तब सबको रियलाइज हुआ कि अरे ये तो पेमेंट देनी बहुत ज़रूरी थी। तो मैंने ये देखा है कि 50 to 60% लोगों ने अपनी पेमेंट्स में इंप्रूवमेंट किया, जो इतने बड़े इंडस्ट्री सेक्टर के लिए एटलीस्ट जो ऑर्गेनाइज सप्लाई चेन्स में है उसमें बहुत बड़े मायने रखता है। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर, और मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हूँ, बहुत बड़ा सेक्टर है इस देश का। उस सेक्टर ने अपनी पेमेंट टर्म्स को विद इन 45 डेज कर दिया। सभी OEMs टियर 1 को, टियर 1 टियर 2 को विद इन 45 डेज पेमेंट दे रही हैं। आई कैन स्टैंड, आई मीन आई कैन वाउच फॉर इट। तो एक सेक्टर में जो ऑर्गेनाइज्ड है मेजर रिफॉर्म हुआ। लेकिन क्या सवाल ये है कि आगे उस वेंडर ने अपने छोटे से ट्रांसपोर्टर को या किसी सर्विस प्रोवाइडर को, क्या उसने भी आगे 45 डेज में पेमेंट दी? तो नॉट नेसेसरी, नहीं, वो ज्यादातर नहीं हो रहा है। हाँ, तो इम्प्रूवमेंट हुआ, यस, 40 to 50% इम्प्रूवमेंट हुआ है।
और बाकी तो अब लॉ है, कैचअप कर रहा है। अब लॉ ने अभी लेटेस्ट एक अमेंडमेंट और किया है कि जब बैलेंस शीट अब की बार बनेगी इस 31 मार्च 26 की, तो हमें ये भी डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हमने कौन कौन सी पेमेंट साल भर में 45 डेज से ज्यादा डिले की। तो ये भी एक नया कंप्लायंस है। तो आप एक साल और देखिए, ये इम्प्रूवमेंट 50 से बढ़कर 70 तक आ जाएगी। कोई सेक्टर स्पेसिफिक इंसेंटिव आप ढूंढ रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजट में? सेक्टर स्पेसिफिक पहले तो ये बताइए, उन लोगों ने आके क्या बताया आपको? जो लोग वित्त मंत्री से मिलने गए थे, उन्होंने आके क्या कहा आपसे? देखिए, गवर्नमेंट इज वेरी ओपन, गवर्नमेंट इज आस्किंग फॉर आइडियाज, गवर्नमेंट वांट्स कि हम कोई ब्रिलियंट आइडिया दें और गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करते। एवरी गवर्नमेंट वुड वांट इट कि कोई ऐसा कर दें जिससे एक मिरेकल हो जाए, कुछ मेजर इम्पैक्ट आ जाए। तो गवर्नमेंट इज ऑलवेज ओपन टू आइडियाज। अनफॉर्चुनेटली, और मैं ये एडमिट भी करता हूँ कि कभी कभी हम लोग वही रिपीटेडली वही बातें करते हैं कि आप ये टैक्स छोड़ दीजिए, वो कम कर दीजिए, वगैरह वगैरह। बट यू नो, आई बिलीव दैट we should be more structured in what reforms we want, and there should be one voice. There have been certain reforms हुए हैं, हमें दिखता है, लेकिन आगे हमें क्या चाहिए? बेटर इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। जो कोलेटरल फ्री की स्कीम्स अगर बन गई हैं, अब उसका बेटर एग्जीक्यूशन चाहिए। जीएसटी रैशनलाइजेशन पे बहुत बड़ा काम हुआ है, ग्रेट। अब उसकी सिंप्लीफिकेशन पर 2-3 चीज़ें और होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। बिकॉज आज भी जीएसटी का अगर नोटिस आ जाता है जो कि गलत भी हो, तो उसको फाइट करने के लिए, कॉन्टेस्ट करने के लिए महीनों लग जाते हैं, बरसों लग जाते हैं। तो ये चैलेंजेस हैं। आज इनकम टैक्स में भी कभी कभी कोई बिल्कुल ब्लेटेंटली रॉन्ग नोटिस इशू हो जाए, उसको क्लोज कराने के लिए लोगों को कोर्ट्स में जाना पड़ता है। सो ये चैलेंज तो है। तो मुझे लगता है कि अब एग्जीक्यूशन इज नाउ मोर इम्पॉर्टेंट इवन द पॉलिसी। अब लेबर कोड नया आया है, अब ये नई चीज़ है। 21 नवंबर 2025 को इसको अनाउंस किया है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशंस हो रही हैं, इसका चैलेंज भी आएगा। बेसिक सैलरीज विल नाउ बी कंसिडर्ड एज 50% ऑफ द ग्रॉस मिनिमम। फिर उसी के हिसाब से ESI लगेगा, उसी के हिसाब से प्रोविडेंट फंड लगेगा। ग्रेचुइटी विल बी एप्लीकेबल इवन फॉर 1 year ऑफ द जॉब फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट्स। सो देर आर न्यू चैलेंजेस। इनकी वजह से कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ेगी, MSME सेक्टर के लिए बढ़ेगी। तो रिफॉर्म्स तो हर जगह हो रहे हैं। फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद पता चलता है कि इसमें ये चैलेंज है, इससे ये महंगाई बढ़ी, या इसमें हमारी ये कॉस्ट बढ़ी, यहाँ ये रिलीफ मिला। तो GST में अगर रिलीफ मिला तो हो सकता है लेबर कोड्स में ये लेबर कॉस्ट बढ़ गई, जिसका अब इम्पैक्ट आएगा। यूएस टैरिफ का दबाव, देखिए अभी तक तो ट्रेड में ज़्यादा दिखा नहीं है, मोर और लेस ठीक है, दबाव अभी लग नहीं रहा है। अभी हम लोग इंडिया EU ट्रेड डील से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से कैसे इस देश का जो MSME है वो उसको कैसे रीबैलेंस करने की ज़रूरत है? क्योंकि अभी आपको नहीं पता है कि यूएस टैरिफ क्या आएगा नहीं आएगा, तो क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ नहीं है, तो इन दोनों के बीच में कहाँ रीबैलेंस करने की ज़रूरत है आप लोगों को? देखिए, US पे हमारी एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी रिलायंस रही है। मैक्सिमम एक्सपोर्ट ही वहीं के रहे हैं, बहुत बड़ी मार्केट भी है। और आज तक जितना भी फोकस रहा, चाहे गारमेंट्स में, ऑटो में, हर जगह यूरोप US की तरफ रहा। तो एक तरह से ये जो अनसर्टेनिटी US ने क्रिएट किया है, ये हम सबके लिए एक चेतावनी है कि डोंट ओनली बी डिपेंडेंट अपॉन दिस थिंग, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एंड तो मुझे लगता है कि इट इज़ लाइक अ वार्निंग साइन फॉर इंडिया to look, when we say look globally, look everywhere. So we have to look at Australia, we have to look at South America, Europe, Africa. The market, of course the markets there would be less dense, थोड़ी छोटी होंगी, लेकिन आज जाके कदम रखेंगे तब आगे सिक्योर करेंगे। तो एवरी FTA जो अभी हो रहा है, UK के साथ हुआ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, तो ये FTAs एक कॉन्फिडेंस देते हैं, क्लैरिटी देते हैं। और ये जो क्लैरिटी है, एक ओपननेस है दोनों तरफ से, इससे आप राइट डिसीजंस ले सकते हैं। अब आज UK और इंडिया की अगर एक FTA साइंड है, तो दोनों कंट्री के एंटरप्रेन्योर्स के लिए बड़ा क्लियर डायरेक्शन है, जो अभी US में टोटली मिसिंग है। पिछले 1 साल से हम सुन रहे हैं कि हर महीने लगता है कि अभी कोई ना कोई इनका एग्रीमेंट हो जाएगा, कहीं कोई रिकंसिलिएशन हो जाएगा, लेकिन ये एक अनसर्टेनिटी US की तरफ से बनी हुई है। सो आई थिंक इंडियन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू रियलाइज 2-3 थिंग्स।
अभी तक तो कोई डैमेज नहीं हुआ है एमएसएमई का यूएस टैरिफ की वजह से? देखिए, मैं रिपीट करता हूँ, जो कारपेट इंडस्ट्री है, ज्वेलरी इंडस्ट्री है, गारमेंट्स इंडस्ट्री है, फिशरीज है, इन पे हुआ है। क्योंकि ये बहुत इजीली वहाँ का इंपोर्टर आज यहाँ से न मंगा के श्रीलंका से ले लेगा, बांग्लादेश से ले लेगा, कहीं और से ले लेगा। सो वेरी इजी टू शिफ्ट। इंजीनियरिंग सेक्टर में ऐसा अभी नहीं हुआ है, क्योंकि इंजीनियरिंग सेक्टर के कंपोनेंट्स इतनी इजीली डेवलप नहीं होते। इनफैक्ट एडवांसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन माय केस आई आल्सो हैव एन एडवांस ऑफ ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीस इन INR टर्म्स फ्रॉम माय यूएस बायर्स। अब हमने उनके लिए प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, सो इफ अगर टैरिफ ज्यादा हैं एंड इफ दे वांट टू गो एल्सवेयर, सो दे विल हैव टू डेवलप दोज अगेन। फिर से उनको डेवलपमेंट कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो जहां इनोवेशन है, जहां आपका स्किल मैटर करता है, वहां पर टैरिफ इंपैक्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको रोल्स रॉयस खरीदनी है, सो टैरिफ इज नॉट एन इम्पैक्ट। सर एक बात बताइए, जो अभी ऑटो पे हम लोग जो बड़ा एक्सेस दे रहे हैं यूएस EU मार्केट को ऑटो सेक्टर में, जी बहुत प्रोमिनेंट है वो, जो यहाँ का MSME है उसको कोई फ़र्क पड़ता है? मेरे ख्याल से नहीं पड़ना चाहिए। ओके, वहाँ से ऑटो आएगा सस्ते में ड्यूटी कट के साथ, आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है उसका? नहीं, इसमें दो चीज़ें। ऑटो आएगा तो उसका कंपटीशन हमारे लार्ज OEM से है। वो सुजुकी से, महिंद्रा से, टाटा से, उनसे डील कर रहा है। एंड उसमें काफ़ी फेयर और ओपन मार्केट है। अब तो चाइनीज़ कंपनीज भी इंडिया में हैं, कोरियन कंपनीज भी हैं, जर्मन कंपनीज, मर्सिडीज, फोक्सवैगन, सब यही हैं, और ऑफ कोर्स इंडियन कंपनीज हैं, महिंद्रा, टाटाज यहीं से बनी हैं, जापानीज कंपनीज हैं। सो ये तो सभी कंट्रीज़ के लोग आ ही रहे हैं, और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर इन सबको सप्लाई कर रहा है, सप्लाई चेन थ्राइव कर रही है। सो जब कोई लार्ज कंपनी आती है तो वो अपना सप्लाई चेन इंडिया से ही बनाती है टू सेव ऑन लॉजिस्टिक्स। वैसे भी हमारी कॉस्ट एनी डे इज लेस देन यूरोप। सो हमारे लिए तो ओपन मार्केट है। ऑटो सेक्टर के MSMEs जो Tier 2, Tier 3 में है, उनके लिए तो ग्रोइंग मार्केट है। कंज्यूमर्स के लिए ऑप्शंस हैं, आज कोरियन कार्स हैं, जापानीज मिला आपके लिए तो अच्छी बात है ओवरऑल। या कोई नुकसान नहीं हो रहा आपका? नहीं, ऐसा दिखा नहीं हमें, दिख नहीं रहा आपके। जो सर हम लोग जब बात करते हैं कि ट्रेड में इंटरनेशनल प्रेशर, यूएस टैरिफ, तो जो मंझोले बड़े दर्जे के जो MSME कंपनीज हैं वो तो चलिए किसी तरह निकाल ले जाएंगे, धंधा भी 1-2 साल फर्ज करिए प्रॉफिट पे, रेवेन्यू पे दबाव भी रहेगा तो काम चल जाएगा। जो स्मॉल और मार्जिनल MSMEs में काम करने वाली कंपनी है वो कैसे अपना निपटारा करे? कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, क्वालिटी, इनोवेशन, डाइवर्सिफिकेशन, ये चारों चीजों पर उनको काम करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स वी लुक एट पॉलिसी सपोर्ट आल्सो। सो MSMEs हैव टू बी क्वालिटी, कॉस्ट एंड डिलीवरी कॉन्शियस। वो हमारा इंटरनल कॉम्पिटिटिवनेस है। हमें राइट फंडिंग गवर्नमेंट से मिल जाए, वो पॉलिसी सपोर्ट है जो हमें गवर्नमेंट से चाहिए। हमें डाइवर्सिफाई करना ही होगा। उसमें इट्स अ मिक्स ऑफ पॉलिसी सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट प्लस एंटरप्रेन्योर एबिलिटी हिमसेल्फ एंड इनोवेशन। ये चारों चीज़ों पे काम होगा, सो द सेक्टर विल कंटिन्यू टू ग्रो, देन देयर इज नो चैलेंज। आज एग्री मशीनरी है, कैपिटल गुड्स हैं, इलेक्ट्रिकल्स हैं, ऑटो कंपोनेंट्स हैं, फार्मा है, देयर इज MSMEs एवरीवेयर आर डूइंग वेल, जो भी इन चारों चीज़ों से अलाइंड। सर 3 इश्यूज जो लगता है कि अर्जेंटली इसी बजट में उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं 3 जो आपको लगता है कि इमीडिएटली ये खटक रहा है MSME के कंपनियों के मालिकों को, MSME कंपनियों को कि साहब ये बड़ी गड़बड़ चल रही है, ये 3 चीज़ें जल्दी से जल्दी फिक्स हो जाए? कैपिटल कॉस्ट और कैपिटल से रिलेटेड कैपिटल अवेलेबिलिटी इन फास्टर टाइम, कोलेटरल फ्री एंड अदर थिंग्स। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसके लिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक सबवेंशन प्रोग्राम बनाए, जो अभी एक्सपोर्टर्स के लिए बनाया है, डोमेस्टिक सेक्टर के लिए भी बनाए। सेकेंड इज ईज ऑफ गेटिंग द कैपिटल, उसके लिए बैंकिंग नॉर्म्स है, उनको और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा, फास्ट बनाना पड़ेगा कि वो करे। और तीसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कंप्लायंसेस कम कर दो ताकि एक एंटरप्रेन्योर जो अभी 80% टाइम कंप्लायंसेस में और 20% अपने रियल वर्क में लगाता है, ये रिवर्स हो जाए कि कंप्लायंसेस में केवल 20% टाइम जाए और 80% काम उसका फोकस उसकी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, सर्विसेज, सप्लाई, मार्केट ग्रोथ उस पर जाए। सो ये ईज ऑफ डूइंग, तो ये 3 चीज़ें अगर मिल जाएं
तो एमएसएमई सेक्टर को क्या चाहिए? इनफैक्ट अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज ना भी दे, सिंप्लिसिटी दे compliances में, that is more important. So it is all about compliance, it's all about ease of doing business. So MSME sector focused अगर हम ease of doing business ले आएंगे और with right capital support, what else? फिर तो एक एंटरप्रेन्योर अपनी बाकी जर्नी, तो हमारा काम है उसको भागना। अच्छा, ये जो सर एक नया क्लाइमेट है इस देश में, जो स्टार्टअप शुरू करते हैं उसमें नया इंथ्यू है, एनर्जी है, नया इनोवेशन है, उनका नया एक्सपोजर है बच्चों का, जो एमएसएमई में उतरना चाहते हैं, मान लीजिए कोई ट्रेडिशनल कन्वेंशनल स्ट्रीम में, आपके जैसे जो वेटरन हैं वो क्या सलाह देंगे उनको? बिल्कुल आइए, ये सेक्टर ऐसा है जो हमेशा उसका स्कोप है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और पेशेंस के साथ आइए। डोंट कम विद शॉर्ट टर्म गेन पर्सपेक्टिव्स इन माइंड। लॉन्ग टर्म गेन्स को लेके आइए, लॉन्ग टर्म सोचिए एंड कंप्लायंसेस के साथ पेशेंटली, बिकॉज आप धीरे धीरे चलेंगे, लंबी देर चलेंगे। वी आर नॉट स्टार्टअप्स। व्हाट इज अ स्टार्टअप? इनफैक्ट बहुत सारे मैं देखता हूँ वो एक कमेटी बनाएंगे, स्टार्टअप एंड एमएसएमई कमेटी, और मुझे लगता है दोनों स्टार्कली डिफरेंट है, अलग अलग है, टोटली डिफरेंट है। व्हाट इज अ स्टार्टअप? स्टार्टअप स्टार्ट जीरो, wants to become a hero overnight. That is the startup. कि आपने एक आइडिया किया, थोड़ा सा उस पर काम किया, आपको फंडिंग मिली और अब आप लार्ज कॉर्पोरेट बन गए या बनना चाहते हैं। दैट इज इट। और उसमें 9 में से या 10 में से 9 फेल हो गए या 8 फेल हो गए और 1 या 2 निकल गए। दैट्स इट। दैट इज द स्टार्टअप वर्ल्ड। एमएसएमई इज डिफरेंट। एमएसएमई इज इंक्रीमेंटल ग्रोथ, स्टेप बाय स्टेप, डेट ओरिएंटेड। हमें कौन इक्विटी देता है? हम तो घर गिरवी रखेंगे। इसीलिए बीसी फंडिंग और प्राइवेट इक्विटी वाले दूर रहते हैं इससे। इसीलिए जो भारत सरकार ने कोविड में एक फंड बनाया था, SRI, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, तो एक 10,000 करोड़ का मदर फंड दिया, उसमें 40,000 करोड़ के बाकी फंड्स आएंगे, तो 50,000। और तो अगर आप इस पूरे फंड का आउटफ्लो देखें तो उसका बहुत छोटा सा परसेंटेज ही तो एमएसएमई में आया है। बाकी सब तो स्टार्टअप्स के लिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड उसके लिए है। तो मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि एमएसएमई, जिसको हम ट्रेडिशनल एमएसएमईज कहते हैं, बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन उसमें अंदर आने वाले को भी पेशेंटली लॉन्ग टर्म मिलेगा। उनको इक्विटी नहीं मिलेगी नॉर्मली, उनको डेट ओरिएंटेड काम ही करना पड़ेगा, फिर वो रीपे करेंगे, फिर वो जितनी जीएसटी भरेंगे उसके हिसाब से नेक्स्ट ईयर की उनको वर्किंग कैपिटल मिलेगी वगैरह। सो इट्स लाइक स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ, एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन टेक राइट एडवाइस। कोई आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर अच्छा मिल गया, आपने कुछ नई इनोवेशन कर दी, तो ये गेम चेंजर्स आते हैं बीच में कि आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, आपकी इनोवेशन, ये आपके सडनली गेम चेंज कर सकते हैं। सो बट पेशेंस चाहिए और परसिस्टेंस चाहिए। 2 चीज़ें इंटरव्यू ख़त्म होने से पहले 2 और सवाल। एक तो ये चावला साहब की इन्वायरमेंटल क्लियरेंस से रिलेटेड, और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और उसका डेरिवेटिव्स लगा लीजिए आप ज़्यादा, क्योंकि बड़े बड़े प्लांट तो होते नहीं हैं एमएसएमई में। प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट्स के जो लोकल रूल्स हैं, जैसे मान लीजिए चिमनी इधर रहेगी, रोड पे कब्जा क्यों किया हुआ है, पानी का निकास इधर नहीं होगा, ये कितना बड़ा इम्पेडिमेंट है यूनिट्स के लिए? ओके, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से शिकायत रहती है, मतलब कंपनियों को स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की शिकायत रहती है। ये आपको यूपी में भी मिल जाएगा, ये आपको फरीदाबाद में मिल जाएगा, ये आपको नोएडा में भी स्मॉल स्केल वाले बता देंगे। ये समस्या रहती है और उनका निपटारा बड़ी मुश्किल से और देरी से होता है। ओके, इसीलिए हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मैं एक पैरेलल ड्रॉ करता हूँ। क्या सबको फ्लैट मिल जाता है रहने के लिए? इस देश में 145 करोड़ लोगों की आबादी है, बहुत से लोग अभी भी स्लम्स में रहते हैं। हाँ, लेकिन पानी का निकास तो सरकार देगी ना सबको। नहीं, बट बहुत से स्लम्स डेवलप हो जाते हैं। हाउसिंग चाहिए, अगर ऑर्गेनाइज हाउसिंग नहीं मिल रही तो लोगों को तो हर रात सोना है, हर रोज रहना है, उनके परिवार हैं, तो
चाहे वो स्लम में रह लेते। यही जर्नी एमएसएमईज के साथ हुई कि जब तक सरकार ऑर्गेनाइज को इंडस्ट्रियल एरिया एक्वायर करेगी, उसको डेवलप करेगी, प्लॉट अलॉट करेगी, तब तक तो लाखों नए एंटरप्रेन्योर्स आ जाएंगे। तो वो नॉन कन्फॉर्मिंग एरियाज जिसको हम कहते हैं, किसी खेत में एक छोटा सा कमरा ले लिया, प्लॉट काट लिया और वहां पर अपनी इंडस्ट्री लगा ली। तो ऑलरेडी पिछले, देखिए आज़ादी के बाद से अब तक आप देखिए 1 करोड़ से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में लगे हुए हैं। जी। आज 8 करोड़ एमएसएमईज ने तो अपने आप को उद्यम पे रजिस्टर करा लिया। तो उसमें मान लीजिए कि 1 से 1.5 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग में है। क्या आप जानते हैं भारत में कितने फैक्ट्री लाइसेंसेस हैं? 2.5 लाख। तो 1.5 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में अभी 2.5 लाख फैक्ट्री लाइसेंसेस हैं। तो ये एक इम्पीडिमेंट दोनों तरफ से है। आपने फैक्ट्री लाइसेंस ही नहीं दिया, अब उस यूनिट का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, ईएसआई में है, पीएफ में है, इनकम टैक्स में है, सब कुछ है, सिर्फ फैक्ट्री लाइसेंस नहीं है। अब 2 चीजें, या तो आप ओवरनाइट बंद कर दीजिए, तब क्या होगा, या आप उनको रेगुलराइज कर दीजिए। तो स्ट्रीमलाइन कैसे होगा? तो स्ट्रीमलाइन ऐसे होगा कि अब तक के यूनिट्स को एक सिंप्लीफाइड स्कीम में रेगुलराइज करना चाहिए, जो अभी जैसे हरियाणा सरकार ने अभी किया। हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन किया है कि एग्जिस्टिंग जितने भी यूनिट्स हैं नॉन कन्फॉर्मिंग में, अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज में लगे हुए हैं तो हम उनको रेगुलराइज कर लेंगे जी। जब तक गवर्नमेंट उनके लिए कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं करती। इससे उनको एक रेस्पेक्ट मिलेगा, एक लाइसेंस मिलेगा, उनके कंप्लायंसेस पूरे होंगे। कंप्लायंस पूरे होंगे तो बैंक से लोन मिलेगा, और कंप्लायंस पूरे होंगे तब उनको रेलवे और डिफेंस से भी काम मिलेगा। तो अभी क्या होता है, आप एक एंटरप्रेन्योर को लाइसेंस भी नहीं देंगे, ग्रो भी नहीं करने देंगे और मरने भी नहीं देंगे। उसको ऑर्डर नहीं मिलेगा, उसको बैंक से लोन नहीं मिलेगा, तो वो केवल सर्वाइवल मोड पे रहेगा, वो ग्रोथ मोड पे कैसे आएगा? ज़मीनी एक जो मुश्किलें हैं एमएसएमई के लिए, वो सरकार समझती हैं? जो आपके सेक्टर की जो ज़मीनी मुश्किलें हैं, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं। देखिए अब तो सरकार बहुत सुनने लगी, और इसके लिए मैं 2 खास बातें कहूँगा कि अब तो मुख्यमंत्री किसी स्टेट के जगह जगह जाकर हर शहर में खुद सुझाव लेते हैं कि बताइए बजट में हम क्या करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्सरसाइज होती है। अब की बार एक कमाल हुआ, पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने कहा कि पूरे देश से, वो शायद पीएमओ से डायरेक्टिव था कि पूरे देश के एमएसएमईज की ग्रास रूट पे क्या प्रॉब्लम है हमें वो आइडेंटिफाई करें ताकि उसका समाधान करें। 77 क्लस्टर्स में क्लस्टर मीटिंग हुई पूरे देश में, फिर 11 जोनल मीटिंग्स हुई जिसमें ग्रास रूट से डेटा कलेक्ट किया गया कि आपकी तकलीफें क्या हैं, सुझाव क्या हैं, आपको क्या चाहिए। अब वो एक लास्ट रहती है नेशनल लेवल की मीटिंग जिसके जल्दी होने की उम्मीद है, और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से समय का सिर्फ डेट मिलेगा। तो इससे हमें बड़ी उम्मीद है कि जो ग्रास रूट से प्रॉब्लम आई हैं और कलेक्ट हुआ है, अब वक्त आ गया है एक एमएसएमई ओरिएंटेड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अनाउंस करने का। निर्मला सीतारमन आपको डायरेक्ट एक्सेस दे और बोले कि साहब ये बताइए कि अभी मैं बिल्कुल डॉक्यूमेंट लेके बैठी हूँ, आप जो बोलेंगे मैं अभी करूँगी, क्या कहेंगे आप? बस क्विकली कैपिटल सस्ता कर दीजिए, एक सब्सिडी सबवेंशन स्कीम देकर, टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करिए थ्रू राइट सब्सिडी, एंड ईज ऑफ क्रेडिट आसान कर दीजिए। बैंक्स को क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए कि एमएसएमई लोन्स इतने तक कोलेटरल फ्री होंगे, पीरियड। ये 3 सिंपल चीजें, सीधी इम्पैक्ट। आईबीसी का कोई फायदा हुआ है क्या आप लोगों के सेक्टर में? नो, एमएसएमई सेक्टर को आईबीसी का कोई फायदा नहीं, नुकसान ही हुआ। अब मैं आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग इलाके में ले चल रहा हूँ। मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, लेकिन एक्सप्लेन करने की का मौका नहीं दूंगा आपको। मैं यस और नो पर चॉइस एक ही होगा आपके पास कि बजट से लोग घबराते जनरली बहुत हैं जी। इंडस्ट्री के लोग पहले तो घबराते थे, अब का पता नहीं, अब थोड़ा गुंजाइश कम होती है जी। बजट से उम्मीद है या डर है आपको? उम्मीद, क्योंकि डर से बिजनेस नहीं चलता। जीएसटी या ईएमआई?
EMI, GST, हम्म, क्योंकि EMI तो खत्म हो जाएगी। बैंक या फिनटेक? फिनटेक इज अ फास्ट फ्रेंड, बैंक इज अ रिलायबल रिलेटिव, आपका रिश्तेदार है, दोनों का रोल है। नहीं, मेरा मतलब है बेहतर दोस्त कौन है आपका एमएसएमई का? शॉर्ट टर्म दोस्त फिनटेक, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बैंक, ऑलवेज अ बैंक। फिनटेक फायदेमंद है? शॉर्ट टर्म यस, सरकार सुनती है या केवल बोलती है? आजकल सुनती है क्योंकि हम लोग बोलते हैं। सबकी निगाहें अभी एक विषय पे है, सरकार, कंपनी, इस देश के लोग जो समझते हैं जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिक्स। यूएस टैरिफ झटका है या चेतावनी है? चेतावनी, डेफिनेटली चेतावनी कि आगे के लिए तैयार हो जाओ, वर्ल्ड की अनसर्टेनिटी में कहीं एक जगह डिपेंडेंट ना रहो, बी कॉम्पिटिटिव, इतने मजबूत रहो कि लोग आपका सामान इररेस्पेक्टिव ऑफ टैरिफ्स खरीदें। एमएसएमई फाइटर और सर्वाइवर? फाइटर, सर्वाइवल तो डिफॉल्ट मोल्ड है, ऑलवेज अ फाइटर। सो बजट में रिफॉर्म्स और रिलीफ, व्हाट डू यू वांट? रिफॉर्म्स, रिलीफ इज टेम्परेरी, रिलीफ तो पेन किलर है, वो मत दीजिए, रिफॉर्म। अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रगल? दोनों हमेशा साथ चलेंगी, इसीलिए स्ट्रगल हम पर छोड़ दीजिए, आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करिए। 2026 कैसा रहेगा आपके लिए? वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी हाई पर्सनली, वेरी हाई ऑन 26। मुझे लगता है कि 2025 ईयर ऑफ द प्रिपरेशन था, 2026 ईयर ऑफ द एग्जीक्यूशन होगा, आप देखेंगे। और मौका लगा तो अगले साल फिर मैं आपसे मिलूंगा। 2026 सब्जेक्ट ऑफ कोर्स टू द इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी, जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, इंडिया के लिए 2026 विल बी वन ऑफ द बेस्ट years for economy and business. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए चावला साहब। Thank you so much.